चांदीलाल आरएसटी के एक कार्यक्रम से स्कूटी से वापस लौट रहे थे। उन्हें घर वापसी में देरी हो गई थी। जैसे ही सदर चौराहे पर पहुंचे तो उनकी नज़र शराब की दुकान पर पड़ी। उन्हें तुरंत ध्यान आया कि घर पर शराब की बोतल खाली हो गई थी और शाम की खुराक के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने स्कूटी एक और खड़ी की और अंग्रेजी शराब का एक पहुआ खरीद लिया, जो उनकी 2-3 दिन की खुराक थी। जब वे स्कूटी से घर की ओर चले तो उन्हें ध्यान आया कि पुलिस विभाग में भर्ती होने से पहले वे शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे। फिर अपने विभाग के साथियों के साथ उठते बैठते उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। सिस्टम में कई चीज़ें अपने आप होने लगती हैं और उनसे हम कठोर प्रण करके ही बच सकते हैं। अब तो पीने की आदत ऐसी हो गई है कि शाम को बिना पिए निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता। घर पहुंचकर चांदीलाल ने अपने खाली मकान का ताला खोला। रसोई से ताज़ा खाने की गंध सी आ रही थी। इसका मतलब था कि घर की नौकरानी स्वीटी खाना बनाकर जा चुकी थी। आनंदी के गुजरने के बाद मुख्य दरवाजे और रसोई की चाबी स्वीटी को दे दी गई थी, जिससे वे समय से खाना बनाकर अपने घर जा सके। आनंदी के बिना घर वीरान सा हो गया था। यही घर जिसमें आनंदी के रहते हुए कैसी चहल पहल सी रहती थी। रिश्तेदारों और जान पहचान वालों का आना जाना लगा रहता था। अब कैसा खाली खाली सा रहता है। घर का खालीपन कैसा काटने को दौड़ता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी न होने का एहसास होता है। केवल और केवल अकेला आदमी इस एहसास को परिभाषित कर सकता है। किसी ने सच कहा है, घर घरवाली का, वो है तो घर है, नहीं तो मुर्दा है घाट। चांदीलाल को अब शराब की खुराक लेने की जल्दी थी। उन्होंने पैंट शर्ट उतारी और नेकर बनियान पहने हुए ही बैग तैयार करने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि वे जल्दीबाजी में पानी लाना तो भूल ही गए। पुरानी यादें मुश्किल से ही मरती हैं। आज तो उन्होंने आवाज़ लगाई, आनंदी जरा एक गिलास पानी तो लाना। लेकिन जब कुछ देर तक पानी नहीं आया तो चांदीलाल ने रसोई की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर अफसोस हुआ और इसके बाद आनंदी को याद कर उनकी आंखें भर आई। वो उठे और पानी लेने के लिए खुद रसोई की तरफ गए। एक पैग लेने के बाद वे सोचने लगे कि अपनी माँ की 13वीं के बाद मझली बेटी रजनी ने उनके जिद की कि जयपुर चलने की। भला क्या कहा था उसके पापा, जयपुर में हमारे पास कितना बड़ा मकान है, एक कमरे में आप रह लेना, आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और आपकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। यही बात नागपुर में रहने वाली बड़ी बेटी सलोनी ने और इसी शहर में रहने वाली सबसे छोटी बेटी तारा ने भी कही थी। फिर वे सोचने लगे, मैं भी कितना दकियानूसी और रूढ़िवादी हूँ। भला इस ज़माने में बेटा बेटी में क्या फ़र्क है। कितने ही लोग हैं जो बेटा न होने के कारण अपना बुढ़ापा बेटी और दामाद के घर गुजारते हैं, और एक मैं हूँ पुराने ख्यालातों का, जो अपनी बेटी के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करता। उनके यहाँ रहना तो बहुत दूर की बात। चांदीलाल का दूसरा पैक बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन अब शराब किसी दोस्त की संगति की तरह अच्छी लगती थी। शराब पीना और फिर नशे में बड़बड़ाना अकेलेपन को दूर करने का एक अच्छा जरिया भी तो था। शराब पीकर खाना खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती थी। फिर वो खाना खाने के बाद थकान और नशे की धुन में नींद के आगोश में चले गए। चांदीलाल पूजा पाठी थी। उनकी सुबह स्नान ध्यान से शुरू होती। नौकरी से रिटायर होने के बाद कोई खास काम तो था नहीं। अखबार पढ़ते, टीवी देखते और पौधों में पानी लगाते। कभी कोई मेहमान आ जाता तो उसके साथ गपशप कर लेते। लेकिन कुछ जान पहचान के लोग ऐसे थे जो अब कुछ ज़्यादा ही आने लगे। ये वे मेढक थे जो मौका पाकर बारिश का मजा लेना चाहते थे। ऐसा ही एक मेहमान था चांदीलाल का दूर का भतीजा शक्ति सिंह। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वो जब भी आता घुमा फिरा कर चांदीलाल से उनके मकान की चर्चा करता। चाचा, आपका ये मकान 50 लाख रुपए से कम का नहीं है। बेटियां तो आपकी बाहर शहर रहती हैं। आपके बाद इस मकान का क्या होगा?
मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी पर मेरी बेटियों का अधिकार होगा। चांदीलाल उसे समझाते, लेकिन जयपुर और नागपुर वाली बेटियां तो यहाँ लौटकर आने वाली नहीं। रही बात तारा की, तो उसके पास तो खुद इस शहर में इतना बड़ा मकान है, वो भी आधुनिक तरीके से बना हुआ। वो इस पुराने मकान का क्या करे? कोई कुछ करे या ना करे। शक्ति, तुमसे मतलब? चांदीलाल कुछ तलख में लहजे में बोलते। अरे आप तो नाराज होने लगे। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, आपके मकान की सही कीमत लगाकर। फिर भी मैं कहाँ रहूँगा शक्ति? क्या तुमने ये कभी सोचा है? चांदीलाल ने जवाब दिया, चाचा, अगर कुछ पैसे लेकर आप ये मकान मेरे नाम कर दो तो आप मेरे ही पास रह लेना। आखिर मैं आपका भतीजा हूँ, बिल्कुल आपके बेटे जैसा। आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा मैं ही कर दूंगा। चांदीलाल कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं जो शक्ति सिंह की बात का मतलब ना समझ आए हों। उन्होंने नेले पे दहला जड़ते हुए कहा, शक्ति, तुम्हें मेरा सेवा की इतनी ही चिंता है तो ऐसे ही मेरी सेवा कर दो। अपने नाम क्या मकान लिखवाना जरूरी है? और वैसे भी तुमको एक बात और बता दूं, तुम जैसों से ही बचने के लिए आनंदी पहले ही इस मकान की वसीयत मरने से पहले ही अपनी बेटियों के नाम कर चुकी थी, क्योंकि आनंदी को इस मामले में मुझ पर भी विश्वास नहीं था। वो सोचती थी कि शक्ति सिंह जैसा कोई व्यक्ति कहीं मुझे अद्धा पौआ पिलाकर नशे की हालत में मुझसे ये प्रॉपर्टी अपने नाम न करवा ले। शक्ति सिंह, तुम्हें देखकर आज सोचता हूँ कि आनंदी का फैसला कितना सही था। शक्ति सिंह समझ गया कि यहाँ उसकी दाल गलने वाली नहीं। वो बहाना बनाकर चलने के लिए उठा तो चांदीलाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे बेटा, चाय तो पीता जा, अभी हमें सेवा का मौका दे, फिर तुम हमारी सेवा कर लेना। लेकिन इतनी देर में शक्ति सिंह अपनी कार में बैठ चुका था और उस दिन के बाद वो अपने इन चचा से मिलने फिर कभी नहीं आया। कुछ ही देर बाद चांदीलाल का एक पुराना परिचित चंदन आ ढूंढा। वो किसी पक्के इरादे से आया था, इसलिए चांदीलाल से लगभग सट कर बैठा। फिर बात को घुमा कर अपने इरादे पर ले आया। भाई साहब, अकेलापन भी बहुत बुरा होता है, खाली घर तो काटने को दौड़ता है। चंदन ने भूमिका बनानी शुरू की। हाँ चंदन, ये तो है, लेकिन क्या करें? किसने सोचा था कि आनंदी इतनी जल्दी चली जाएगी। बस अब तो यूं ही जिंदगी गुजारनी है, अब किया ही क्या जा सकता है। नहीं भाई साहब, ये जरूरी तो नहीं जिंदगी अकेली काटी जाए। चंदन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। चंदन, और इस उम्र में करना क्या है? 3 बेटियों का घर अच्छे से बसा हुआ है, वे सुखी हैं तो मैं भी सुखी हूँ। चंदन तो अपने मकसद से आया था। वो बोला, अरे भाई साहब, क्या कहते हो? इस उम्र में क्या नहीं किया जा सकता? मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? उसकी बात पर चांदीलाल ने हंसते हुए कहा, चंदन, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। अब तो तुम कवियों और दार्शनिकों की तरह बात करने लगे हो। मैं कोई शायर नहीं कि कल्पना लोक में जीऊँ। मैंने पुलिस विभाग में नौकरी की है, मेरा वास्तविकताओं से पाला पड़ा है। मैं पक्का यथार्थवादी हूँ। 60 साल की उम्र में सरकार रिटायर कर देती है और मैं अब 65 पार कर चुका हूँ। लेकिन चंदन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, भाई साहब, इस उम्र में तो न जाने कितने लोग शादी करते हैं। आप भी पीछे मत रहिए, शादी कर ही लीजिए। एक लड़की मतलब एक औरत मेरी नज़र में है। यदि आप चाहो तो बात मतलब चंदन, तुम्हें कोई शर्म लिहाज नहीं? भला मैं इस उम्र में दूसरी शादी करके समाज में क्या मुंह दिखलाऊंगा? मेरी बेटियां और दामाद क्या सोचेंगे? अब चंदन चांदीलाल के और निकट सड़क के आया और आगे बोला, अरे भाई साहब, यह ज़माना तो न जाने क्या क्या कहता है, लेकिन ये ज़माना ये नहीं जानता कि अकेला जीवन काटना कितना मुश्किल होता है। कितना भी मुश्किल हो चंदन, लेकिन इस उम्र में मैं दूसरा विवाह करना शोभा नहीं देता। भाई साहब, अभी तो आपके हाथ पे चल रहे हैं, लेकिन उस दिन की तो सोचिए जब बुढ़ापे में कमजोरी के कारण आपका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण आप अपनी बेटियों के पास तो जाओगे नहीं, अपने भाई भतीजों से भी आपकी बनती नहीं। तब की सोचिए ना, तब क्या होगा? चंदन ने आंखें चौड़ी करते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से कहा।
ये सुनकर चांदीलाल सोचने को मजबूर हुए। उन्हें लगा कि चंदन कह तो सच रहा है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बोले, चंदन तब की तब देखी जाएगी। देख लो भाई साहब, जरूरी नहीं कि आपको सरोज जैसी अच्छी और हसीन औरत फिर मिल जाए। अच्छा एक काम करो, एक बार बस आप सरोज से मिल लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे शादी ही करो, लेकिन एक बार उससे मिलने में क्या हर्ज है? मिलने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि मेरी बेटियों को ये सब पता चला तो? चांदीलाल बोला, उन्हें तो तब पता चलेगा जब हम उन्हें पता चलने देंगे। चंदन ने बड़े विश्वास के साथ कहा। तब तक स्वीटी उनके लिए चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीकर चंदन चला गया। फिर चंदन एक दिन सरोज को चुपचाप कार में बिठाकर चांदीलाल के घर ले आया। चांदीलाल को सरोज पहले ही नज़र में भा गई। वे सोचने लगे, बुढ़ापे में इतना हसीन साथी मिल जाए तो बुढ़ापा आराम से गुजर जाए। महिलाओं के आकर्षण पाश में बड़े बड़े ऋषि मुनि फंस गए। चांदीलाल तो फिर भी एक साधारण से इंसान थे। आखिर किस खेत की मूली थी? अब बात करवाने में चंदन तो पीछे रह गया। चांदीलाल खुद ही मोबाइल पर रोज सरोज से बतियाने लगे। जब चंदन और सरोज की सारी गोटियां फिट बैठ गईं तो एक दिन चंदन ने चांदीलाल से कहा, भाई साहब एक बार सलोनी, रजनी और तारा बिटिया से भी बात कर लेते। लेकिन अब तक तो चांदीलाल के सिर पर बुढ़ापे का इश्क सवार हो चुका था। वे किसी भी हाल में सरोज को नहीं खोना चाहते थे। चंदन की बात को सुनकर वे एकदम से बोले, नहीं नहीं चंदन, मैं अपनी बेटियों को अच्छे से जानता हूँ। वे सरोज को घर में घुसने भी नहीं देंगे। पहले सरोज से कोर्ट मैरिज हो जाने दो, फिर देखा जाएगा। चंदन समझ गया कि चांदीलाल के इश्क का तीर गहरा लगा है। उसकी योजना पूरी तरह सफल हो रही है। फिर एक दिन चंदन योजनाबद्ध तरीके से सरोज को आमने सामने की बातें कराने के लिए चांदीलाल के घर ले आया। बातचीत पूरी होने के बाद चंदन ने कहा, ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ, रात भी बहुत हो चुकी है। आज रात सरोज यहीं रहेगी। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लो। मैं सुबह को सूरज उगने से पहले ही यहाँ ले जाऊँगा। चांदीलाल को भला इसमें क्या इतराज़ हो सकता था? वो तो खुशी के मारे गदगद हो गए। सुना है आप शाम को ड्रिंक भी करते हैं? हाँ सरोज, लेकिन तुम्हें कैसे पता? चंदन ने हमें सब कुछ बता रखा है आपके बारे में। सरोज ने चांदीलाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तो फिर पानी ले आओ, मैं अपना पैक बना लेता हूँ। चांदीलाल ने सरोज का हाथ स्पर्श करते हुए कहा, आप क्यों कष्ट उठाइएगा, पैक भी हम ही बना देंगे। लेकिन एक बात पूछनी थी, पूछूं? क्या बात करती हो सरोज? एक नहीं 10 पूछो। चांदीलाल ने प्यार भरी नजरों से सरोज को निहारते हुए कहा, आप हमारे लिए क्या करोगे? सरोज, बड़ी बात तो नहीं, जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। बस इस मकान को छोड़कर इसकी वसीयत बेटियों के नाम है। ये सुनकर सरोज कुछ निराश हुई और पानी लेने के बहाने रसोई में गई। वहाँ जाकर उसने मोबाइल से चंदन से बात करते हुए कहा, चंदन ये मकान बुड्ढे के नाम नहीं है। उधर से आवाज़ आई तो फिर अपना काम बनाकर रफू चक्कर हो जा, नहीं तो बुड्ढा तेरे से कोर्ट मैरिज करके ही मानेगा। उधर चांदीलाल बेचैन हो रहा था। सरोज के पानी लाते ही उन्होंने पूछा, सरोज अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सरोज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी उंगली में सोने की अंगूठी पहनाते हुए चांदीलाल ने कहा, सरोज ये आनंदी की अंगूठी है और तुम ही मेरी आनंदी हो। सरोज ने चांदीलाल का पैक बनाते हुए नशीली आंखों से कहा, लीजिए जनाब की लाल परी तैयार है, लेकिन पीकर बेसुध मत हो जाइएगा, कभी किसी काम के ना रहिएगा। चांदीलाल इन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझते थे, लेकिन ये क्या, वो तो पहला पैक पीते ही बेसुध हो गए। सुबह के समय जब उनकी आंखें खुली तो वह अभी भी अपने नशे की चपेट में महसूस कर रहे थे। टॉयलेट जाते समय भी उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्हें ध्यान आया कि शराब पीकर तो वे कभी ऐसे बेसुध नहीं हुए। टॉयलेट से आकर वे सरोज को तलाशने लगे,
लेकिन वो कहीं हो तो दिखाई दे। इधर उधर नज़र डाली तो देखा सेफ और अलमारियाँ खुली पड़ी हैं। उन्हें अब समझते देर न लगी कि उनके साथ क्या हुआ है। वे लुट गए। घर में रखी नकदी और जेवरात गायब थे। सरोज का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। चांदीलाल का सारा नशा इश्क एक ही झटके में काफूर हो चुका था। उन्होंने चंदन को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई। उसने कहा, चांदीलाल सुन, मेरा उस सरोज से कोई लेना देना नहीं। मैंने तो बस तुम दोनों की मुलाकात कराई। इस मसले पर कहीं जिक्र मत करना, नहीं तो बदनामी तुम्हारी होगी। कहो तो तुम्हारी नीच हरकत का जिक्र तुम्हारी बेटियों से करूं कि इस उम्र में तुम अनजानी औरतों को अंगूठी पहनाते फिर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना चंदन, नहीं तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। चांदीलाल ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, तो फिर अपनी जबान बंद रखना, नहीं तो बेटियों और दामाद सबके सामने तुम्हारी पोल खोल के रख दूंगा। चंदन ने लगभग धमकी देते हुए कहा। चांदीलाल के पास जबान बंद रखने के सिवा और कोई चारा न था। कुछ दिनों बाद चांदीलाल का जन्मदिन था। इस बार तीनों बहनें सलोनी, रजनी और तारा ने ये फैसला किया था कि वे तीनों मिलकर पापा का जन्मदिन उनके पास आकर मनाएंगी। जन्मदिन वाले दिन वे सभी बहनें पापा के पास पहुंच गईं। सलोनी अपने साथ एक अधेड़ उम्र की महिला को भी लेकर आई थी। तीनों बहनें उस महिला को आंटी कहकर पुकार रहीं। चांदीलाल ने सलोनी से पूछा, बिटिया सलोनी, ये तुम्हारी आंटी कौन है? पापा, पहले ये आंटी वृद्धाश्रम में रहती थी, लेकिन अब ये हमारे साथ रहती है। आपको पता नहीं क्या हमारी ये आंटी? अरे सलोनी बेटी, कैसी बात करती है? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। इसमें पसंद नापसंद की क्या बात है? नहीं पापा, देख लो, यदि आंटी आपको पसंद हो तो हम इनको यहीं छोड़ जाएंगे। इनका भी यहाँ कोई नहीं है। इनके बच्चे इन्हें छोड़कर विदेशों में जा बसे हैं। आपका घर अच्छे से संभाल लेंगे। सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सलोनी बेटा, ऐसे बातें करके क्यों मेरे साथ मजाक कर रही हो? तभी मझली बेटी रजनी ने पापा के गले में हाथ डालकर कहा, पापा, सलोनी दीदी मजाक नहीं कर रही है। आप अकेले रहते हैं, आपके सहारे के लिए भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना पापा। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं पापा, हमें भी दूसरी मम्मी चाहिए बस। सबसे छोटी बेटी तारा ने छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए कहा, नहीं बेटी तारा, इस उम्र में ये सब बातें शोभा नहीं देती। अच्छा पापा, फिर तो सरोज आंटी, जिन्हें आप मम्मी की ये अंगूठी पहनाए थे और जो आपको धोखा देकर लूट कर भाग गई, हमारी वाली ये सुमन आंटी ऐसी नहीं है। तारा के ये कहते ही चांदीलाल को सांप सूंघ गया। उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि सरोज को पहनाई अंगूठी तारा के पास कहाँ से और कैसे आई। पापा को अचंभित होता देखकर तारा बोली, पापा, आपको अचंभित होने या फिर हमसे कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वीटी हमें सब बातें बता देती थी। इसने हमें सरोज को लेकर आगाह किया था। हम पूरी तरह उसके लिए चौकन्ने हो गए थे। जिस दिन सरोज यहाँ रुकी थी, हमें आपकी दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन हम इस बात से हैरान थे कि आपने हमसे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब कि तुम सरोज को जानते हो। पापा, मैं और आपके दामाद मुकेश आपसे उस दिन मिलने ही आ रहे थे। जब हम आए तो सरोज लूटपाट कर भागने ही वाली थी कि हमने उसे चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था। आप उस समय अचेत पड़े हुए थे। आपको पानी में घोलकर नशे की गोलियां दी गई थी। हमने उससे मम्मी की अंगूठी समेत सारा सामान वापस ले लिया था। थाने में इसलिए शिकायत नहीं की कि कहीं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। उस दिन सुबह आपका नशा उतरने तक हम घर में ही थे और सलोनी व रजनी के संपर्क में भी थे। उसी रात हम सब ने तुम्हारी दूसरी शादी करने की योजना बना ली थी, क्योंकि आप हमारे साथ तो रहने वाले नहीं। तभी चांदीलाल कुछ कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही रजनी बोल पड़ी, अब बताओ पापा, आपको सुमन आंटी पसंद है कि नहीं? अब आप ये भी नहीं कह सकते
कि आप इस उम्र में विवाह नहीं करना चाहते। चांदीलाल के पास रजनी की बात का कोई जवाब नहीं था। वो हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर गंभीर होते हुए बोले, तुम्हारी आंटी से मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक पुलिस वाला रहा हूँ। मैं अपनी पुलिस की ड्यूटी अभी भी निभाऊंगा। मतलब पापा? तीनों बेटी एक साथ बोली, मतलब ये कि मैं चंदन और सरोज दोनों को जेल भिजवा कर ही रहूँगा। दोनों ही समाज के असामाजिक तत्व हैं, जैसे आपकी मर्जी। हमारे बहादुर पापा। तारा ने तभी अपनी माँ आनंदी की अंगूठी पापा को पकड़ाई और चांदीलाल ने वो अंगूठी सुमन को पहना दी। अब पापा विदुर नहीं रह गए थे, बल्कि खुली सोच की बेटियों की वजह से एक विधवा सुमन भी सधवा बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत प्यारी सी कहानी जो आपने सुनी इस वीडियो के माध्यम से। आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर आती हूँ एक नई कहानी को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।